चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। आज की क्लास में बेटे को जो टॉपिक करवा रहा हूं, इस टॉपिक का नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के इस चैप्टर में, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर बेसिक लेक्चर किया था, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मैंने आपको बताया था कि चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 56। आपका जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स टॉपिक है, ये सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 59 को कवर करेगा। सेक्शन 56 से लेकर जब सेक्शन 59 में हम लोग कवर करेंगे, तो मैंने आपको बताया था इसका जो चार्जिंग सेक्शन है वो सेक्शन 56 है। इसका जो चार्जिंग सेक्शन है वो सेक्शन 56 है, जो मैंने आपको बताया था। और चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है ये समझिए जरा। इसके दो पार्ट हैं, एक सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 और एक है सेक्शन 56 सबसेक्शन 2। सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 जो है वो जनरल प्रोविजन को लेकर के है, और सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 जो है वो स्पेसिफिक प्रोविजन को लेकर के। 56(1) ये कहता है कि जनरल प्रोविजन ये कहता है कि कोई भी इनकम अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल कब होनी है। तो इसमें लिखा गया, इनकम ऑफ एवरी काइंड विच इज नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम टोटल इनकम अंडर दिस एक्ट shall be chargeable to the income tax under the head income from other sources if it is not chargeable to the income tax under the first four head specified under section 14। मैं लिख के भी एक्सप्लेन करता हूं। बेटे देखिए, इनकम टैक्स में ये बोला गया कि भाई अगर कोई भी इनकम जब मैं अदर सोर्स में कवर करूंगा, इसके दो सेक्शन मैंने आपको चार्जिंग सेक्शन के दो पार्ट मैंने आपको बताए। चार्जिंग सेक्शन में मैंने आपको सेक्शन 56 का जो जनरल प्रोविजन है उसमें यह लिखा गया मेरे मटेरियल में कि भाई अगर कोई इनकम, सिंपल भाषा में समझो, कोई इनकम जो टैक्सेबल तो होनी है, जिसको टोटल इनकम से बाहर नहीं किया गया, टोटल इनकम का पार्ट तो है, लेकिन वो किसी भी रीजन की वजह से फर्स्ट फोर हेड में कवर्ड नहीं हो पाई है। मतलब एक इनकम जो टोटल इनकम का पार्ट तो है, उसे हम लोग टोटल इनकम में तो इंक्लूड करेंगे, लेकिन टोटल इनकम में आने के बावजूद वो पहले चार हेड में कवर्ड नहीं है। तो ऐसी इनकम को हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 के जनरल प्रोविजन। फिर से समझ लीजिए, देखिए एक इनकम, मान लीजिए एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के रिलेशन में आप इनकम कमाओगे, कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? सैलरी हेड में उसको टैक्सेबल हम लोग करेंगे। लेकिन अगर एम्प्लॉयर, कोई एम्प्लॉई इनकम अर्न कर रहा है, लेकिन वहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉई सबसिस्ट नहीं कर रहा है रिलेशनशिप, तो क्या वो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी? नहीं, वो टैक्सेबल अभी भी है, लेकिन कौन से हेड में चली जाएगी? अदर सोर्स में जा सकती है। मतलब ये कि ऐसी कोई भी इनकम जिसको आप टैक्सेबल इनकम से बाहर नहीं कर रहे हो, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से वो फर्स्ट फोर हेड में कवर्ड नहीं हो पाई है, तो फिर हम उसे अदर सोर्स में कवर्ड करते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कौन सी इनकम को कवर्ड किया जाएगा? तो मैंने बोला ऐसी कोई भी इनकम जो टोटल इनकम का पार्ट तो है, लेकिन वो फर्स्ट फोर हेड में कवर्ड नहीं हो पाई किसी भी रीजन की वजह से, तो उसे हम लोग अदर सोर्स की इनकम में कवर्ड करेंगे। ऐसा जनरल प्रोविजन में लिखा गया। अगर मैं वापस से ये जो मटेरियल है इसको मैं जूम करता हूं, देखिए इसमें क्या लिखा गया है, ये देखिए आप जरा। यहां लिखा गया कि इनकम ऑफ एवरी काइंड, किसी भी तरह की इनकम विच इज नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम टोटल इनकम, जिसको टोटल इनकम से एक्सक्लूड नहीं किया गया, मतलब टोटल इनकम में तो रखेंगे उसको। और इनकम शेल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज if it is not chargeable under the first four head income specified under section 14। अगर उसको सेक्शन 14 के पहले चार हेड में कवर्ड नहीं किया गया, तो उसे हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कवर्ड करके चलने वाले। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहां ये देखिएगा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं इन अदर वर्ड्स, यहां अगर हम लोग बात करें इन अदर वर्ड्स, the following condition must be satisfied
बिफोर एन इनकम कैन बी टैक्स्ड अंडर द हेड अदर सोर्सेज। मतलब ये कि अगर किसी भी इनकम को अदर सोर्स में टैक्सेबल करना है तो क्या कंडीशन पूरी होंगी? देखिए, देयर मस्ट बी एन इनकम, पहली बात तो वो इनकम होनी चाहिए। सच इनकम इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, मतलब इनकम टैक्स में उस इनकम को एग्जेम्प्ट नहीं किया गया हो। एंड सच इनकम इज नॉट चार्जेबल अंडर द फर्स्ट फोर हेड, और वो किसी भी रीजन की वजह से फर्स्ट फोर हेड में टैक्सेबल नहीं हुई है। फिर से समझ लीजिए, पहली बात तो इनकम होनी चाहिए, वो इनकम किसी भी सेक्शन में एग्जेम्प्ट नहीं है, और वो किसी भी रीजन की वजह से पहले चार हेड में कवर्ड भी नहीं हो पाई है, तो हम उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की डेफिनेशन में कवर्ड करेंगे। पहली बात तो वो इनकम थी, एग्जेम्प्ट भी नहीं है, और वो पहले चार हेड में कवर्ड भी नहीं है, तो इसका मतलब है उसके लिए हेड बचेगा कौन सा? अदर सोर्सेज। तो उसको अदर सोर्सेज में हम लोग लेकर जाने वाले। सही बात है। जर्नल प्रोविजन ये कहता है कि अगर कोई भी इनकम है जो इनकम टैक्स एक्ट में एग्जेम्प्ट नहीं है और वो पहले चार हेड में कवर्ड भी नहीं है, तो इसका मतलब है उसको कहां टैक्सेबल किया जाएगा? अदर सोर्स में उठा करके टैक्सेबल आप कर दीजिए। इसके अलावा मैं बात करूंगा स्पेसिफिक इनकम के बारे में। ये देखिएगा, स्पेसिफिक इनकम के बारे में यहां लिखा गया। स्पेसिफिक इनकम के बारे में अगर हम लोग बात करें, कुछ ऐसी इनकम जो पहले से ही डिसाइडेड है कि वो आएगी ही कौन से हेड में? अदर सोर्स में। ऐसी कौन कौन सी इनकम हो सकती हैं, तो यहां उसके बारे में मैंने लिखा हुआ है। अदर इनकम जो स्पेसिफाइड है, जो कि टैक्सेबल होंगी ही अदर सोर्स हेड में। आप सब लोग मेरे को ये बताओ, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो? स्क्रीन पर पहला पॉइंट आपको नजर आ रहा है? पहला जो पॉइंट है, मैं एक एक करके पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा इनकम बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। मैं ये क्या पढ़ाने वाला हूं सुन लो। मैंने सेक्शन 50, सबका ध्यान मेरे साथ होना चाहिए, सेक्शन 56 जो चार्जिंग सेक्शन है उसके मैंने दो पार्ट्स बना दिए। एक पार्ट मैंने बना दिया जनरल प्रोविजन, सेक्शन 56 सब सेक्शन 1। जनरल प्रोविजन क्या है? जनरल प्रोविजन कहता है कि अगर कोई इनकम है, एग्जेम्प्ट नहीं है और पहले चार हेड में टैक्सेबल नहीं है, अदर सोर्स में आएगी। जनरल प्रोविजन ये कहता है। सही बात है। स्पेसिफिक प्रोविजन क्या कहता है? हम कुछ ऐसी इनकम बताएंगे जो आएगी ही अदर सोर्स में, आप उसको किसी दूसरे हेड में टैक्सेबल कर ही नहीं सकते। स्पेसिफिक प्रोविजन में कौन कौन से पॉइंट आएंगे? तो मैंने कल भी ये बात बताई है आपको, आज मैं सिस्टमेटिक नोट से पढ़ा रहा हूं बस। तो अगर आप पॉइंट नंबर 1 देखेंगे तो क्या लिखा गया? इनकम बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट। अब सुनिए, मैंने लिखा इनकम बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इफ इट इज नॉट चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इस लाइन का मतलब क्या है? देखिए, अगर आपका सिक्योरिटीज का बिजनेस है, मतलब ये कि आप उनको सेल परचेज करते हो, तो सेल परचेज करके जो इनकम आएगी ना, उस इनकम को हम लोग पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल करेंगे, और उस दौरान जो इंटरेस्ट की इनकम आएगी ना, उसको भी हम लोग पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल करेंगे। आपका नाम क्या बेटा? आप जाग जाओ पहले तो, आप सो रहे हो मेरी क्लास में, सबसे पहले बेंच पे बैठ के। तो अगर मैं बात करूं नंबर 1, इनकम बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप सिक्योरिटीज से इनकम कमा रहे हो तो आपकी जो इनकम है ना, वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होती है, अगर तो आप उसका बिजनेस करते हो। तो उस दौरान अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी अदर सोर्स में टैक्सेबल है। पहले मेरी बात को समझ लें, अगर मेरा काम ही सिक्योरिटीज को सेल परचेज करने का है, तो उस दौरान मैं जो इनकम कमाऊंगा, चाहे सेल परचेज करके, चाहे मैं इंटरेस्ट से कमाऊंगा, वो मेरे लिए कौन से हेड में टैक्सेबल है? पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल है। लेकिन अगर मैं सिक्योरिटीज को एज अ इन्वेस्टमेंट रखता हूं, मेरे पास आज मेरा प्रोफेशन टीचिंग का है और मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद रखे और उसके ऊपर मेरे को आज इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मेरा बिजनेस नहीं है डिबेंचर्स को सेल परचेज करने का, मैंने एज अ इन्वेस्टमेंट उसको रखा था, और वहां से मेरे को अगर इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, तो अब मेरे लिए इंटरेस्ट की इनकम कौन से हेड में कवर्ड है? अदर सोर्स में। तो मैंने पहले पॉइंट में क्या लिखा कि इंटरेस्ट बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट, इनकम बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इफ इट इज नॉट चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, है ना। नंबर 2 पॉइंट मैंने क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं कैजुअल इनकम।
सबको पता ही है। इसको पूरा अगर पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है, एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल। क्रॉसवर्ड पजल समझते हो आप लोग, वर्ग पहेली जिसको आप बोलते हो, है ना, जिसमें आप फिल करके नंबर या न्यूमेरिक या कोई भी डाटा फिल करके जो है आप कोई भी प्राइस जीत सकते हैं। रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम और एनी अदर गेम ऑफ एनी शॉर्ट और एनी गैम्बलिंग और बैटिंग। गैम्बलिंग और बैटिंग का मतलब होता है शर्त लगाना या जुआ खेलना। ऑफ एनी फॉर्म और नेचर व्हाटसोएवर, इस तरह का कुछ भी आप एक्टिविटी करते हैं तो उससे आने वाली इनकम को कैजुअल इनकम की डेफिनेशन में हम लोग कवर करें, तो उसे भी हम लोग हमेशा अदर सोर्स में ही टैक्सेबल करेंगे। अभी मैं जस्ट ये बता रहा हूं कि अदर सोर्स में कौन कौन सी इनकम कवर्ड होंगी, उनकी कैलकुलेशन कैसे होगी, उनको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, वो मैं डिटेल से बताऊंगा। ये तो जस्ट मैं आपको एक माइंड सेट कर रहा हूं कि मैं अदर सोर्स में कौन कौन से पॉइंट पढ़ाऊंगा। जैसे जिस दिन मैं सैलरीज पढ़ाता हूं ना, तो उस दिन मैं बताता हूं कि भाई सैलरीज में मैं बेसिक सैलरी पढ़ाऊंगा, मैं अलाउंसेस पढ़ाऊंगा, मैं फैसिलिटी पढ़ाऊंगा, मैं रिटायरमेंट बेनिफिट पढ़ाऊंगा, मैं ये पढ़ाऊंगा, वो तो मैं आउटलाइन करता हूँ, उसके बाद फिर मैं डिटेल पे जाता हूँ। तो यहाँ भी एक आउटलाइन हो रही है कि भाई अदर सोर्स में कौन कौन सी इनकम कवर्ड है। तो अदर सोर्स में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कवर्ड होगा, अदर सोर्स में कैजुअल इनकम कवर्ड होगा। पॉइंट नंबर थर्ड, डिविडेंड इनकम। ये अब पूरा का पूरा चेंज हो गया है। बजट 2020 में डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी टोटली चेंज कर दी गई है। इसके ऊपर तो इस साल क्वेश्चन भी खूब आने के चांस है, क्योंकि ये सबसे बड़ा अमेंडमेंट है। तो डिविडेंड इनकम के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि डिविडेंड इनकम के ऊपर जो है वो किस तरह से टैक्सेबिलिटी आएगी। पहले डोमेस्टिक कंपनी से मिलने वाला जो डिविडेंड होता था वो एग्जेम्प्ट होता था, आपको मैंने पढ़ाया था पहले, लेकिन अभी उसकी टैक्सेबिलिटी चेंज कर दी गई है। रीजन क्या था कि डोमेस्टिक कंपनी से मिलने वाला जो डिविडेंड था वो शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता था। रीजन क्या होता था, कंपनी उसके ऊपर सीडीटी पे करती थी। यस या नो? अब रूल बदल दिया गया, कंपनी के ऊपर से सीडीटी हटा दिया गया। मतलब सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ने सीडीटी हटा दिया। अब गवर्नमेंट ने अगर सीडीटी हटा दिया, इसका मतलब कंपनी को टैक्स नहीं देना, इसका मतलब फंसेगा कौन? अल्टीमेटली वो इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल हो गई? अब रूल ये बनेगा। तो इसके ऊपर एक पूरा अमेंडमेंट आ गया, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में, सही है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4, एनी सम रिसीव बाय द एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर एज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और सुपरएनुएशन फंड और एनी फंड सेटअप बाय द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट और एनी अदर फंड ऑफ द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉई if income is not chargeable under the head profit and gain from business and profession। मतलब ये पॉइंट कब टैक्सेबल होता है? जब हम अपनी कंपनी के कोई पार्ट टाइम डायरेक्टर के लिए बेनिफिट देते हैं। मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको हम ना तो अपना प्रोफेशनल रिलेशन समझ रहे हैं, ना हम उसको एम्प्लॉई समझ रहे हैं, लेकिन ऐसे पर्सन के लिए हम अगर ये सब बेनिफिट देते हैं तो वो उसके लिए अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल होगा। ये हम लोग अदर सोर्स में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 5 है जी, इनकम फ्रॉम मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर बिलोंग टू द एसएससी एंड लेट ऑन द हायर एंड इफ इनकम इज नॉट चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं। अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आपके पास एक बिल्डिंग है और आप उस बिल्डिंग को किराए पर देते हो, अकेली बिल्डिंग को किराए पर दोगे तो वो बिल्डिंग से आने वाली इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कवर्ड होती है, रेंटल इनकम। ये बात मैंने आपको पढ़ाई है। रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कौन से हेड में टैक्सेबल होती है? हाउस प्रॉपर्टी हेड में। ये वाली बात सबको क्लियर है? नंबर 2, हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम के अलावा, मेरी बात को ध्यान से समझना, हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम के अलावा अगर कोई भी इनकम आपको कंपोजिट आती है, जैसे मान लो प्रॉपर्टी का रेंट आपने कंपोजिट रेंट पर दे दिया जिसमें प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग सब कुछ है, तो आमतौर पर ऐसा कब होता है, कंपोजिट रेंट कब मिलता है? आप किसी तरह का मैरिज हॉल रेंट पर दे रहे हो, आप कोई होटल चला रहे हो, होटल में आपका एक बड़ा आलीशान होटल है, उसमें आपके पास अलग रूम्स हैं, उसमें फर्नीचर है, एसी है, सब कुछ है, और आपके होटल में कोई पर्सन, कोई गेस्ट आता है तो उससे आप रेंट जो चार्ज करोगे तो वो रेंट आपके लिए बिजनेस इनकम हो गया, क्योंकि आपका होटल बिजनेस है। समझ गए? एक रूम आपने फर्नीचर के साथ, सारी सुविधाओं के साथ आपने रेंट पर दिया तो वो बिजनेस इनकम में आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, एक कोई भी पर्सन प्लांट, मशीनरी को अटैच करते हुए
अगर कोई बिल्डिंग या कोई भी एरिया रेंट पर देता है और अगर उस इनकम को पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल नहीं किया गया तो फिर वो अदर सोर्स में टैक्सेबल किया जाएगा। भाई आपका बिजनेस नहीं है लेकिन अगर आपको रेंटल इनकम आती है तो रेंटल इनकम को हम लोग अदर सोर्स में टैक्सेबल करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये क्लासरूम है, ये पूरा एरिया मेरा, मैं खुद इसका ओनर हूं मान लो, और ये पूरा क्लासरूम सब मेरे पास है। अब मेरे पास एक मेडिटेशन क्लास वाले आते हैं, बोलते हैं सर हमें जो है संडे में आपका जो क्लासरूम है 4 घंटे के लिए ऑक्यूपाई करना होता है, जिसके बदले में हम आपको एक ठीक ठाक रेंट जो है वो दे देंगे। अब मेरे को लगता है कि यार मेडिटेशन वाले हैं, कोई शरारत तो करेंगे नहीं, खराब कुछ करेंगे नहीं, संडे को मेरी बिल्डिंग भी खाली है, मेरी क्लास तो होती नहीं है, तो क्यों ना मैं उनको रेंट पर देकर इनकम कमा लूं। लेकिन क्या मेरा काम रेंट पर देने का है? ना तो मेरी वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगी, ना ही मैं वो बिजनेस एक्टिविटी कर रहा हूं, लेकिन हर संडे मेरे को एक नॉमिनल रेंट जो है वो वसूल हो जाता है। सब लोग मेरे को ये वाली बात क्लियर है क्या? तो वो जो रेंटल इनकम आएगी जिसमें मैंने अपना क्लासरूम, फर्नीचर, एसी, फैन, सब इक्विपमेंट उनको यूज करने के लिए दे दिया कि कर लो यूज, यस या नो, तो उसका जो रेंट मेरे को मिलेगा वो मेरे लिए कौन से हेड की इनकम बनना चाहिए? अदर सोर्स में। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया है, इस तरह के कितने सारे एग्जांपल हो सकते हैं, तो वो सब मैं इस टॉपिक में डिस्कस करूंगा। सही बात है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें फैमिली पेंशन, एक मैं यूज करूंगा फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन का मतलब इंप्लॉई की डेथ के बाद पेंशन का पैसा जब इंप्लॉई की विडो या उसके लीगल हायर्स को मिलता है, तो उसे हम लोग फैमिली पेंशन की डेफिनेशन में कवर्ड करते हैं। अब सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझिए। अगर एक इंप्लॉई की जो डेथ हुए और उसके बाद उसका जो पैसा है, जो पेंशन का पैसा है, वो उसके नॉमिनी उसकी वाइफ को मिलता है, लीगल हायर्स को मिलता है, तो वो जो अमाउंट उसकी वाइफ को, लीगल हायर्स को मिलेगा, वो उसके लिए कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। वो सैलरी हेड का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि पेंशन जब तक इंप्लॉई को मिलेगी ना तब तक वो सैलरी है, लेकिन पेंशन का अमाउंट इंप्लॉई की डेथ के बाद उसकी विडो या लीगल हायर्स को मिलेगा, तो वो पेंशन की डेफिनेशन को कवर्ड नहीं करेगा। सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताएं, ये वाली बात सबको क्लियर है? इसके बाद अगर मैं बात करूं गिफ्ट इन एक्सेस ऑफ ₹50,000 फ्रॉम नॉन रिलेटिव, मैंने क्या वर्ड लिखा? रिलेटिव से मिलने वाले गिफ्ट एग्जेम्प्ट है, चाहे उनकी वैल्यू कितनी भी हो। अगर आपको गिफ्ट मिलता है रिलेटिव से तो वो टैक्सेबल नहीं होता है, लेकिन अगर नॉन रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है जिसकी कीमत एक साल में 50,000 से ज्यादा है, तो इन दैट केस फिर आपके लिए उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी अराइज होगी। लेकिन गिफ्ट का एरिया वाइड है, क्योंकि गिफ्ट आपको कैश में, अदर देन कैश, मूवेबल एसेट, इमूवेबल एसेट किस फॉर्म में मिल सकता है, मूवेबल एसेट की डेफिनेशन में किस किस को कवर किया गया। अगर कोई ऐसी एसेट जो मूवेबल एसेट की डेफिनेशन में नहीं है लेकिन वो कोई आपको गिफ्ट कर दे, क्या उसके ऊपर टैक्स लगेगा? बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको इसके अंदर पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये टॉपिक आपको मैं कवर करवाऊंगा। सब लोग पहले मेरे को ये वाली बात बता दो, ये वाली बात सबको क्लियर है? अब देखिए, मैं जो चीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ये तो हो गई बात, बेसिक बात, कि भाई ये बेसिक चीजें हैं जो आपको कवर करनी है। अगर मैं इसके अलावा आपको बताऊं अदर इनकम विच आर नॉर्मली इंक्लूडेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कुछ ऐसे मिसलेनियस पॉइंट हैं जो मैं इसके अंदर कवर करूंगा। एक बात सबसे पहले सब बच्चे समझ लो, देखो पता क्या है, मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। मतलब कोई भी इनकम आकर के इस हेड में टैक्सेबल हो सकती है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं सुनिए, जब मैं आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड पढ़ाता हूं, अगर मैं आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम कैलकुलेट करना सिखाऊं, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्या होता है? सबसे पहले ग्रोस एनुअल वैल्यू निकलती है, हाउस की एक साल की रेंटल वैल्यू, उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स पेड माइनस होता है, उसके बाद बचती है एनुअल वैल्यू। एक सीक्वेंस है, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, है ना, कि जीएवी निकालेंगे, म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे, एनुअल वैल्यू निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन देंगे, तब जाके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकलेगा। एक सिस्टमेटिक वे है। अदर सोर्स में कोई वे नहीं है, क्योंकि अदर सोर्स में जो इनकम फर्स्ट 4 हेड में टैक्सेबल नहीं हुई वो सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएंगे। अब मेरे पास 10 अलग अलग ऐसे तरह की इनकम हो सकती हैं जिन 10 इनकम का आपस में कोई लेना देना नहीं है, एक इनकम का दूसरी इनकम से कोई रिलेशन नहीं है,
सबका ध्यान यार मेरे साथ मेरी क्लास में होना चाहिए। तो अगर कोई भी इनकम, अगर देखो जब मैं 10 अलग अलग तरह की इनकम बताऊंगा, 10 में से कुछ ऐसी इनकम होंगी जो मतलब इन जिनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं। अब मान लो मैं इंटरेस्ट की इनकम कमाता हूं और मैं कैजुअल इनकम कमाता हूं, दोनों का आपस में कोई रिलेशन है? इंटरेस्ट की इनकम कमाने का अपना नेचर है, कैजुअल इनकम कमाने का अपना नेचर है, लेकिन दोनों इनकम को टैक्सेबल कौन से हेड में किया गया? अदर सोर्स हेड में किया गया। ये वाली बात बताओ क्लियर है क्या? तो जब आप एक इनकम को अदर सोर्स हेड में कवर करेंगे तो अदर सोर्स हेड में डिफरेंट डिफरेंट इनकम एक ही हेड के अंडर जो है उनको कवर किया गया। तो इसीलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स विच आर नॉर्मली इंक्लूडेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर हम लोग बात करेंगे तो इन अदर सोर्स की इनकम में मेरे पास सबसे पहला पॉइंट यहां जो मैं लिख रहा हूं उसका नाम है इनकम फ्रॉम सब लेटिंग हाउस प्रॉपर्टी बाय द टेनेंट। एक दो पॉइंट है जो मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी जिसको आप सब लेट कर देते हो, सब लेटिंग हाउस से अगर कोई इनकम आती है, सब लेटिंग हाउस से इनकम कैसे आएगी आप ये देखिए जरा। पहले तो आप मेरे को ये बताओ इनकम फ्रॉम सब लेटिंग हाउस क्या मतलब होता है? इनकम फ्रॉम, पता है मैं आपको एक बात बोलूं, आप लोगों का ना जोश ठंडा हो गया। बस 2-4 दिन का जोश था आपके अंदर, जोश ठंडा हो लिया आप लोगों का। ऐसे जून में एग्जाम नहीं दिए जाएंगे। जोश ठंडा हो गया तुम्हारा 3 दिन में ही। मैंने 3 दिन नियत करके पिछले वीक पढ़ा दिया, बस जोश में पढ़ लिया, उसके बाद सबका जोश ढीला हो लिया कि बस ठीक है यार जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। ऐसे जून में एग्जाम नहीं दे पाओगे, ये बात आप मान के चलना बेटा। इनकम फ्रॉम सब लेटिंग हाउस, मेरे से ना काम निकलवाना पड़ेगा। काम बहुत कर सकता हूं मैं, मेरे से काम निकलवाना पड़ता है। जो नए नए टीचर होते हैं ना, आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने हमने टाइम में आग लगा ली भाई, सही है ना? इतनी बातें हमसे नहीं करी जाती। हम तो भैया पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, एक्सपीरियंस है, बाल की खाल उतार सकता हूँ। देखो ये पॉइंट ऐसे बना, ये पॉइंट ऐसे बना, ये पॉइंट ऐसे बना, लेकिन वो काम मेरे से करवाना पड़ेगा। और वो काम करवाने के लिए ना मेरे को एक्टिव क्लास चाहिए, सही है? अगर एक्टिव क्लास नहीं है ना, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको पहले दिन कहा था मैं कुछ भी छोड़ जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने क्या छोड़ दिया। कहा था ना मैंने आपको बात, मैं कुछ भी छोड़ जाऊंगा आपको पता भी नहीं चलेगा मैंने क्या छोड़ दिया, और आपको लगेगा सिलेबस खत्म हो गया। और अगर एक्टिव क्लास बैठी होगी ना भाई साहब, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। आपको पता है जिस दिन आप एक्टिव होते हो, आपकी बैटरी चालू होती है, उस दिन मैं यहाँ बहुत गजब काम करके जाता हूँ। तो मेरे को चाहिए एक्टिव क्लास, फिर आएगा मजा। क्लास प्रेजेंट होनी चाहिए सारी, और बहुत माइंड से प्रेजेंट होनी चाहिए, नहीं कि आगे बढ़ेगा फिर नहीं होता है काम, फिर नहीं होता है काम। आधे लोग ऐसे थे, ये सो रही थी मेरी क्लास में, सही में मजाक सो रहे थे ना, मतलब मैं मान ही नहीं सकता। मैंने उसको नहीं कहा, आंखें घूम रही थी इसकी बिल्कुल, क्या हो, चक्कर आ रहे थे, और मेरे को लगा सो रही है। सो के तो सारे हैं, कुछ लोग हैं जो सोते नहीं है रात को, कुछ लोग हैं सुशील जैसे जो सोते नहीं है रात को। इनके बस काम है अपना व्हाट्सएप पे, और काम है, ठीक बात है। कई कई लोगों के पास तो काम है, सही ना? काम है कई लोग, मैं मेरे पास तो प्रूफ है। मतलब कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा इस क्लास में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो मैसेज भेजते किसी और के पोस्ट को पहुंच मेरे को मैसेज भेजते किसी और के पहुंच मेरे को जाता है वो, ऐसे लोग भी हैं। और वो दबादब, अच्छा मेरे फोन में एक अच्छी खास बात क्या है कि आप जब कोई भी मैसेज भेजोगे तो मैं सीन करूं या ना करूं, मेरे को सीन हो जाता है तुरंत, नाम के साथ। अगर आपका नंबर सेव नहीं तो भी नाम के साथ, ठीक है ना? और वो तुरंत बच्चा कोई डिलीट भी कर दे ना तो भी मेरे को पता लगता है कि हाँ मैसेज क्या था वो मैंने पढ़ लिया। मेरे साथ ऐसा रहता है कि लोगों का बड़ा दिल ही लगा है मेरे साथ, कि मैसेज किसी और को भेज देते पहुंच मेरे पास जाता है, तो मैं समझ जाता हूँ। नहीं फिर मैं रिप्लाई तो नहीं करता, फिर मैं समझ जाता हूँ क्यों बच्चे को डिस्टर्ब किया, है ना? लेकिन
मतलब जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब मैंने कल शाम को एक क्लास लेनी थी, कल शाम को मैंने क्लास कैंसिल कर दी। मूड नहीं था पढ़ाने का, सच्ची बात बताऊं। और मूड भी ना पढ़ाऊंगा तो फिर फील नहीं आएगा। कल यार शाम को ना ठंड ज्यादा हो रखी थी, मेरे को लगा यार अकेला, क्योंकि यार अब स्टूडियो से पढ़ा रहा हूँ तो भाई अकेला बैठा हूँ मैं वहाँ स्टूडियो में, 3rd फ्लोर पे मेरा स्टूडियो है। अब वहां बैठ के मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अकेला बैठा हूँ कैमरा के सामने, आ जाओ जी लाइव, आ जाओ जी लाइव, ऐसे ऐसे पढ़ा रहा हूँ। ठंड हो रही थी भाई पूरी, मतलब। तो मैंने मैंने मैसेज डाल दिया सब लोगों को कि यार कोई बच्चा वेट करे। मैंने पहले टाइमली मैसेज डाल दिया भी आज शाम को क्लास नहीं है ना। तो कई लोगों को फिर भी तकलीफ होती, बोला क्यों, आया था ना एक दो बच्चे का मैसेज, बोला क्यों। अब मैं क्यों का क्यों जवाब दूं यार, नहीं है तो क्लास यार नहीं है ना। लेकिन कई लोगों का बड़ा दिली रिश्ता है, मैं देखता हूँ, और कई लोग तो बिजी रहते हैं अपना। चलो, सब लेटिंग हाउस बताओ जरा। तो क्लास यार थोड़ी एक्टिव होके बैठनी चाहिए, नींदों में रहते हैं आधे, मतलब एक दो क्लास के बाद नींद खुलती है तुम्हारी, कि मेरी क्लास तो नींदों में पड़ जाते हैं कई लोग। सही है। अब मैंने कितना भी कह लिया, कई तो ऐसे लोग हैं जो नहा के नहीं आते, ऐसे लोग हैं नहा के नहीं आते, मतलब नहाने नहीं है ना। मैं कहा भी नहाया करो, थोड़ा दिमाग खुलेगा, मतलब नहा के नहीं आते। सुबह जैसे यहां से गए थे अगले दिन वैसे कपड़े भी चेंज नहीं करके आते, कई तो ऐसे हैं। मैं नोट करता हूँ सारी बातें, मैं सारी। अब ये अमन लगा लो, वो बेटा चश्मे वाला अमन है ना तुम्हारा नाम, 6 दिन से यही जैकेट, यही कपड़े, यही चश्मा, ये 6 दिन से, 6 दिन से एक ही जैसे, मतलब पिछले 6 दिन में कोई चेंज नहीं आया, मतलब पिछले 6 दिन से कोई चेंज नहीं आया तेरे अंदर में, कैसे लग रहा है पता नहीं, मैं तो 6 दिन से एक ही जैसे लग रहा है। चलो तो, नहीं मैं सही बताऊं, मैं जब तेरे को देखता हूं ना, तो जैसे आजकल जो नई नई सीरीज आ रही है ना, उसमें जो क्रिमिनल लोग होते हैं, है ना, वैसे वैसा लगता है, वैसे वैसा लुक बना के आता है, मतलब यूं, मतलब थोड़ा सा, मैं जो इसको देख के मेरे को फीलिंग आती है, मैं यार ये तो बंदा वहां शूट करेगा, ये मेरी क्लास में गलत बैठा है। चलो कोई बात नहीं, आप मेरी बात को समझिए, सुनिए। सबलेटिंग हाउस क्या होता है? कई लोग ऐसा रखते हैं कि एक प्रॉपर्टी को रेंट पर लेकर आगे फर्दर रेंट पर दे देते हैं, सही है, खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। वैसे जनरली तो क्या होता है, आप प्रॉपर्टी के ओनर हैं तो आप प्रॉपर्टी किराए पर दे दो। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इतने शातिर हैं कि खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, पहले खुद प्रॉपर्टी पर रेंट पर लेते हैं और उसको फर्दर आगे रेंट पर दे देते हैं। या कई बार ऐसा होता है, सिचुएशंस ही ऐसी होती हैं कि आप आगे फर्दर रेंटल इनकम कमा लें। तो अगर सबलेटिंग से कोई इनकम आएगी, तो सबलेटिंग वाली इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल है? अदर सोर्स में। क्यों? क्योंकि आप हाउस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हो। मैंने हाउस प्रॉपर्टी हेड में पहली कंडीशन बताई थी, देयर मस्ट बी ओनरशिप, है ना। अगर ओनरशिप नहीं है तो आप हाउस प्रॉपर्टी हेड में कवर नहीं है। और जब मैंने बताया था देयर मस्ट बी ओनरशिप, और जिसने मेरे साथ चैप्टर पढ़ रखा है उसको मैंने सबलेटिंग हाउस का एग्जांपल ही दिया था कि भाई सबलेटिंग हाउस में क्या होता है, आपके पास ओनरशिप नहीं है, पहले आप हाउस को रेंट पर लेते हैं फिर आगे रेंट पर देते हैं, तो इसलिए वो ओनरशिप ना होने की वजह से अदर सोर्स में चला गया, अदर सोर्स में पढ़ाऊंगा, ऐसा कहा था हाउस प्रॉपर्टी में। अब जब मैं अदर सोर्स पढ़ा रहा हूं तो फिर मेरे को पढ़ाना पड़ेगा कि सबलेटिंग हाउस क्या है, सही है ना। अब देखो, बिल्कुल एक सिंपल सी बात है, सबलेटिंग हाउस का लॉजिक क्या है। पहली बात तो, सबलेटिंग हाउस को हाउस प्रॉपर्टी हेड की तरह डील मत कर देना कि जीएवी निकालेंगे, म्युनिसिपल टैक्स, ऐसा कुछ नहीं है। सबलेटिंग, देखो एक बात समझो, मैं आपसे एक साधारण सा रूल पूछता हूं, इनकम टैक्स को साइड में कर दो, एक साधारण सा रूल पूछता हूं। देखिए भी मेरे पास है ना एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मेरे पास एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 3 मंजिला, 3 ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है मेरे पास, ठीक है जी। एक बिल्डिंग का ओनर आया, बोला सर आप ये बिल्डिंग मेरे से रेंट पर ले लो। मेरे को अपना इंस्टीट्यूट बनाने के लिए बिल्डिंग चाहिए थी, बट मेरे को ये ट्रिपल स्टोरी नहीं चाहिए थी, मेरे को इंस्टीट्यूट बनाने के लिए 2 स्टोरी मैक्सिमम है, मतलब मेरे को 2 मंजिल मिल जाए, 2 स्टोरी मिल जाए, ओके है। लेकिन बोलता है सर मैं तो पूरी बिल्डिंग रेंट पर दूंगा। तो मैंने सोचा चलो एक काम कर लेते हैं, बिल्डिंग हाथ से नहीं जाने देते हैं। मैंने क्या किया, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग फॉर से 30,000 पर मंथ रेंट पर ले ली, सही है, 30,000 पर मंथ पूरी बिल्डिंग मैंने रेंट पर ले ली, ठीक है जी।
अब क्या होता है, इस बिल्डिंग को रेंट पर लेने के बाद मैंने ओनर से डिसाइड किया कि भी इस बिल्डिंग के रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंस होंगे, चाहे म्यूनिसिपल टैक्स होगा, चाहे रिपेयर होगा छोटा मोटा, वो मैं खुद ही करवाऊंगा, आपको नहीं करवाना। ठीक है जी। तो पूरे साल में ये तो मैं पे कर ही कर रहा हूं, प्लस पूरे साल में मैंने 30,000 तो पे कर दिया इस बिल्डिंग के रिगार्डिंग म्यूनिसिपल टैक्स, और 15,000 मेरा छोटा मोटा रिपेयर का खर्चा हो गया। ये पूरा ईयर का मेरा एक्सपेंस हो रहा है बिल्डिंग के रिगार्डिंग। मैं बिल्डिंग का रेंट भी पे कर रहा हूँ, मैं बिल्डिंग का हाउस टैक्स या जो भी अदर एक्सपेंस है वो पे कर रहा हूँ। बिल्डिंग को लेकर मेरे इतने एक्सपेंस हो रखे हैं, हाँ या ना। अब इस पूरी बिल्डिंग में से मैं यूज तो 2 पोर्शन कर रहा था स्टार्टिंग से ही। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा ये बिल्डिंग का एक पोर्शन मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो मैंने एक टीचर से बात करी कि भैया मैं मेरा पेपर पढ़ा लेता हूँ, तुम एक पेपर तुम पढ़ा लो, एक पोर्शन तुम रेंट पर ले लो। तो मैंने उन भाई साहब को एक फ्लोर 15,000 रुपए में रेंट पर दे दिया। सही बात है, 15,000 पर मंथ पर एक फ्लोर मैंने रेंट पर दे दिया। अब जबकि मैं ये पूरी बिल्डिंग जब यूज करता हूं, तो इस पूरी बिल्डिंग के रिगार्डिंग इतना रेंट, इतना टैक्स, इतने एक्सपेंस मेरे को करने पड़ते हैं। पहले तो ये देखते हैं पूरी बिल्डिंग के रिगार्डिंग मेरे को कितना करना पड़ा। 30,000 इंटू 12 कितना हो गया जी, 360, प्लस 30,000 टैक्स भर दिया, और 15,000 का मैंने रिपेयर कर दिया। सब लोग मेरे को ये वाली बात बता दो, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? अब ये पूरी बिल्डिंग के रिगार्डिंग एक्सपेंस है, और एक फ्लोर मैंने रेंट पर दे दिया 15,000। अब आप इनकम टैक्स को साइड में छोड़ दो एक बार, और आप मेरे को ये बता सकते हो कि इस फ्लोर से आपको इनकम आई है नहीं आई है? जो ये फ्लोर आपने रेंट पर दिया, इस फ्लोर से आपको क्या लगता है आपने कितनी इनकम अर्न कर ली? कैसे निकालोगे आप? जो फ्लोर आपने 15,000 पर मंथ रेंट पर दिया, ये आपका फ्री का तो आपको मिला नहीं ना, क्योंकि आपको पूरी बिल्डिंग का रेंट देना पड़ता है। इसका मतलब है कि जो फ्लोर आपने रेंट पर आगे दे रखा है किराया, तो उसका भी आप भर रहे हो। यस या नो? आप मेरे को ये बताओ, जो फ्लोर आपने रेंट पर दिया उससे इनकम का कंप्यूटेशन आप कैसे करोगे? भाई आप 5,000 कैसे निकाला बेटे आपने? ठीक है, मतलब आपने ये मान लिया कि बिल्डिंग का रेंट सर जब 30,000 है 3 फ्लोर का, तो सिंगल फ्लोर का हो गया 10,000। सही बात है ना? तो इसका मतलब ये कि एक फ्लोर के लिए मेरे को रेंट तो पे करना पड़ता है 10,000, लेकिन मैं रिसीव कर रहा हूं 15,000। दैट मीन्स जो डिफरेंस अमाउंट है वो मेरे लिए इनकम होगा। क्या आप सब लोगों को लगता है ठीक है? ये सबको लगता है ऐसा ही होना चाहिए? बताइए। अब पूरी बिल्डिंग के लिए जब मैं 30,000 रेंट पे करता हूं, तो क्या मैं पूरी बिल्डिंग के लिए ये पे नहीं करता? ये मेरा एक्सपेंस नहीं है? पूरी बिल्डिंग के लिए ये पे नहीं करता? क्या ये मेरा एक्सपेंस नहीं है? तो पूरी बिल्डिंग के लिए ये एक्सपेंस हुआ या ये एक्सपेंस हुआ? 4,05,000 रुपए पूरी बिल्डिंग का एक्सपेंस हुआ ना। मैंने रेंट पूरी बिल्डिंग का पे किया, हाउस टैक्स भी पूरी बिल्डिंग का पे किया, रिपेयर भी पूरी बिल्डिंग के लिए करवाया। यस या नो? तो अगर मैंने पूरी बिल्डिंग के लिए एक्सपेंस किए, तो रेंट भी किया, म्यूनिसिपल टैक्स भी किया, अदर एक्सपेंस भी किए, इन सबको इंक्लूड कर लो आप। इन सबको इंक्लूड करके आपके एक्सपेंस कितने हुए थे? 4,05,000। यस या नो? अब 4,05,000 रुपीज अगर मान लीजिए पूरी बिल्डिंग का रेंट है, तो 1/3 बिल्डिंग का रेंट कितना होगा? 4,05,000 डिवाइड बाय 3, तो भाई 1/3 पोर्शन जो अपन ने सबलेट किया उसका रेंट मेरे अकॉर्डिंग 1,35,000 होना चाहिए। यानी सीधी सी बात है भैया, अब क्या करो, पूरे बिल्डिंग का जो खर्चा किया वो निकाला, और जितना पोर्शन तुमने सबलेट कर रखा है, सबलेट पोर्शन पर कितना है वो निकाल लो, और सबलेट से इनकम आई कितनी वो निकाल लो। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो मेरे अकॉर्डिंग इनकम है। अब 15,000 इंटू 12, 1,80,000 लेस 1,35,000 आपके पास क्या है जी? सबलेटिंग पोर्शन के रिगार्डिंग एक्सपेंस है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 45,000। ये जो 45,000 बचा, मेरे अकॉर्डिंग ये आपकी सबलेटिंग हाउस की इनकम होनी चाहिए।
सब लोग मेरे को ये वाली बात बताओ, क्लियर है क्या? हाउ टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सबलेटिंग हाउस, क्लियर है? पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आपको सबलेटिंग पोर्शन का रेंट गिवन होगा और पूरी बिल्डिंग के रिगार्डिंग एक्सपेंस गिवन होंगे। आपने हमेशा सिर्फ एक ही रूल लगाना है, एक ही तरीका लगाना है, सबसे आसान तरीका लगाना है। क्या होगा? जो बिल्डिंग आपने रेंट पर दी है, उस बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग जो आपने ली है पहले, उसका आप एक्सपेंस निकाल लो। भाई सीधी सी बात क्या है, जो सबलेटिंग पोर्शन है ना, उस पर मेरे टोटल कितने एक्सपेंस हो गए वो निकालना है। तो मैंने क्या किया, पूरी बिल्डिंग के लिए जो मैं रेंट पे करता हूं, पूरी बिल्डिंग के लिए मैं रिपेयर पे करता हूं, पूरी बिल्डिंग के लिए मैं जो भी हाउस टैक्स या जो भी पे करता हूं, पूरी बिल्डिंग पर मैं ये पे करता हूं। अब पूरी बिल्डिंग पर अगर मेरे 4,05,000 होते हैं और रेंट मैंने दिया है 1/3 को, तो 1/3 पोर्शन पर मेरे एक्सपेंस कितने होते हैं, पहले तो ये निकालो। पूरी पर अगर 4,05,000 है तो 1/3 पर कितने होंगे, 135। यस या नो? और पूरी बिल्डिंग को अगर मैं 15,000, सॉरी 1/3 पोर्शन को अगर मैं 15,000 पर मंथ के रेंट पर दे रहा हूं, तो 15,000 पर मंथ इंटू 12 करोगे तो कितना आ गया बेटे, 18,000, 1,80,000। और 1/3 पोर्शन के एक्सपेंस कितने थे, 135। तो बीच का जो डिफरेंस है 45,000, वो आपके लिए क्या मान लिया जाएगा बेटे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सबलेटिंग हाउस की इनकम को ट्रीट किया जाएगा। सब बच्चे, सब लोग मेरे को ये वाली बात बताएं, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? तो आपको मैं सही बात बताऊं, इस चैप्टर में 4 या 5 पॉइंट मैं छोड़ दूं, डिविडेंड, कैजुअल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, गिफ्ट इनकम, तो मैंने जो स्पेसिफिक प्रोविजन में बताए 4-5 पॉइंट, अगर मैं उनको छोड़ दूं तो बाकी जितनी भी इनकम आएंगी वो सब कुछ बस इसी तरह से छोटे छोटे पॉइंट से कैलकुलेट हो जाएंगी। कोई हैवी रूल इसके अंदर नहीं आएगा। बस वो 4 या 5 पॉइंट है जिनमें चैप्टर निपटेगा, जिनको वो पॉइंट्स आते हैं डिटेल से, उनका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब अगर मैं इस टॉपिक की आगे बात करूं, सुनिए मेरी बात। अब जैसे पॉइंट नंबर 1 मैंने बताया सबलेटिंग हाउस, इसी तरह से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पूरी लिस्ट है मेरे सामने। अब लिस्ट में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में करवाऊंगा ही नहीं। अब पॉइंट नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है, रॉयल्टी इनकम। अगर रॉयल्टी के नाम पर कोई इनकम आपको आती है तो वो इनकम आपके लिए अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। और उस इनकम को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, रॉयल्टी इनकम जब आपके सामने आएगी, उस इनकम को अर्न करने के दौरान अगर कोई एक्सपेंस हुए हैं जो जेन्युइन है, जेन्युइन की कोई डेफिनेशन नहीं है, जो जेन्युइन है दैट मींस वो एक्सपेंस जो उस इनकम को अर्न करने से रिलेटेड एक्सपेंस किए गए थे, उनको हम लोग माइनस कर देंगे और उनको माइनस करने के बाद जो बचेगा अमाउंट, उसे हम लोग रॉयल्टी इनकम का नाम दे देंगे, वही टैक्सेबल हो जाएगा। आपको गिवन होगा कि 20% ने रॉयल्टी इनकम इतनी अर्न की और रॉयल्टी इनकम को अर्न करने के लिए इसके ये एक्सपेंस हो गए, तो जो जेन्युइन एक्सपेंस हुए वो माइनस कर दो और माइनस करके आपकी कैलकुलेट हो जाएगी रॉयल्टी इनकम। इसी तरह से एक एक करके ये सारे पॉइंट जो है मैं डिटेल आपको बना कर दूंगा। हर एक पॉइंट इसके अंदर जो आएंगे, अभी मैं आपको बता दूं, ये देखिएगा, अगर आप इसमें देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 30 पॉइंट के आसपास पॉइंट है जो मैं आपको फर्स्टली करवाऊंगा। अगली क्लास मेरी पहले इन 30 पॉइंट्स के ऊपर है, पहले मेरी बात को समझ लें। अगली क्लास में पहले मैं ये एक एक करके सारे जो मिसलेनियस पॉइंट हैं वो सब कवर करवा दूंगा। जब मिसलेनियस पॉइंट कवर हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं गिफ्ट का टॉपिक पढ़ाऊंगा, डिविडेंड का टॉपिक पढ़ाऊंगा, इंटरेस्ट का टॉपिक पढ़ाऊंगा, कैजुअल इनकम का टॉपिक पढ़ाऊंगा और कुछ और छोटे छोटे और भी पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर में कवर्ड में कर दूंगा। उन सब पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, सही है ना? तो एक एक करके ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ठीक बात है जी। आज की क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया वो बेसिक मैंने स्टार्ट कर रखा है, अदर सोर्स हमने स्टार्ट कर लिया। अदर सोर्स का नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो टॉपिक है उसको बढ़िया लेवल पर करवाना स्टार्ट में, ठीक है जी। आज इतना पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास।